नमस्कार, मैं गव्य सिद्ध अमिताभ ए के भटनागर आपका गोकुलम के 27वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसी व्यक्ति है जो एक दशक से गौ माता, गौ आधारित अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। ये संस्थापक हैं अवारी एनिमल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। इन्होंने डेयरी सेटअप, मिल्क इम्प्रूवमेंट, ब्रीड इम्प्रूवमेंट और देसी गौ नस्लों के संरक्षण में 10 से ज्यादा वर्षों का व्यवहारिक अनुभव किया है। वे गिर, थारपारकर, कांकरेज जैसी अनेक नस्लों के साथ काम करते हुए कई किसान और युवाओं को सफल डेयरी व्यवसाय खड़ा करने में मार्गदर्शन दे चुके हैं। इनका मानना है कि हमारी एक गौ माता लगभग एक महीने में 50,000 तक की आय का साधन बन सकती है। विभिन्न विभिन्न आयाम जैसे बायोगैस, ऊर्जा उत्पादन, सभी में गौ माता का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग और आशीर्वाद है। आज वे गौ राष्ट्र यात्रा, गौ मैराथन, गौ माता स्लोगन प्रतियोगिता जैसे राष्ट्रीय स्तर अभियानों के माध्यम से समाज को गौ सेवा से जोड़ रहे हैं और आने वाली मार्च 20 से 23 गौटेक 2026 जो पुणे में होने वाला है, जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की गौ गाथा और अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम एक बार फिर से स्वागत करें श्री भरत सिंह राजपुरोहित जी का। नमस्कार भरत जी। नमस्कार अमिताभ भाई, कैसे हैं आप? जय गौ माता। बस जय गौ माता। भरत जी, आपके साथ तो व्यवहारिक तो अलग बात है, एक पर्सनल तौर पर हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम तो बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानते हैं। लेकिन आज मेरे लिए भी ये अवसर रहेगा कि आपका वो कौन सा मोड़ था जीवन का जो आपने गौ माता की ओर ध्यान दिया और आपको लगा कि नहीं, अब मुझे पूरा जीवन जो है गौ माता और उसकी सेवा के अंदर विभिन्न आयामों से जुड़ना है। तो ये कौन सा मोड़ था आपके जीवन का जहाँ पर आपने ये सोचा? इसके बारे में कुछ सबको बताइए भरत जी। धन्यवाद अमिताभ भाई। वर्ष 2015-16 वैसे गाय के विषय पे परिवार में हमेशा बात होती थी। मेरे पिताजी राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। जैसे वल्लभ भाई कथिरिया जी महाराष्ट्र गुजरात गौ सेवा आयोग के चेयरमैन थे, उसी तरह थे, दोनों साथ में मित्र थे। तो घर में हमेशा गाय की बात होती थी, गाय के विषय पे चर्चा होती थी। पर पढ़ते समय हमेशा पढ़ाई में ध्यान रहता है। फिर जैसे ही कॉलेज से निकले तो जॉब और बाकी चीजें मन में विचार था, तो उन चीजों में लगे। बीच में पिताजी का भी स्वास्थ्य खराब रहा। फिर मेरे चाची जी, उनको कैंसर हुआ था, उनका स्वर्गवास हो गया। उन पीरियड के दौरान जब आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको कई चीजें फेस भी करनी पड़ती है। फिर दूसरी जो समस्या देखी कि ये बीमारियां क्यों हो रही है, तो विचार ये था कि गाय के विषय पे काम करना है। क्योंकि पिताजी ने बहुत सारे विजन थे। जो आज हम कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि बैल ऊर्जा और बाकी सारी चीजों की बात करते हैं, देश की सारी नस्लें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारे विषय पे चर्चा होती है। तो वर्ष 2001-2002 उस समय पिताजी बात किया करते थे। उस समय उन्होंने 100-200 नंदी थार पार करके देने के लिए निकाले कि सबको मैं बांटूं, जगह जगह थार पार कर नस्ल के नंदी जाए। तो ये जागरूकता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो मेरा विचार था कि उनके जाने के बाद में 2018 में उनका स्वर्गवास हुआ और मेरे ऊपर मतलब सबके ऊपर अपने पिता की कृपा होती है, पर एक ऐसा आशीर्वाद और जो पल उनके साथ गाय के विषय पे बातचीत में बीते, तो वो मेरे लिए अविस्मरणीय थे। तो उनके जाने के बाद में मन में यही भाव था कि उनके जो अधूरे सपने थे या कुछ विचार थे जो मुझे कहा करते थे, उन चीजों पे मैं काम कर पाऊं। मेरे पिताजी वो शख्सियत थे जिन्होंने गुमानंद जी लोढ़ा साहब के साथ काम किया, जिन्होंने माननीय ओम प्रकाश जी के साथ काम किया। गुमानंद जी लोढ़ा जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड साल 98 से पहले सिर्फ कुत्तों के लिए पैसा दिया करता था, और 98 के बाद में
उन्होंने 90% पैसा गायों के लिए शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव, वो सारी चीजें हम देखते थे। हम लोग जब किराए पे रहते थे तो लोढ़ा साहब के मकान में ही रहते थे। आज मंगल प्रभात जी लोढ़ा उनके पुत्र है, जो महाराष्ट्र में मंत्री है। तो ऐसी सारी चीजें देखने का मौका मिलता था। पर 2017-18 के बाद में मन ने ये विचार था गाय पे काम करना है। पर ये विचार था, अब मैं बात करूंगा कि भी उसको इस स्तर तक लाना, क्योंकि आप जब क्योंकि मेरी उम्र की बात करूँ तो अभी 39 39 वर्ष की उम्र है मेरी। तो और मेरी ये गाय की सेवा की उम्र कहूँ या इस काम के अंदर जो मैं पूर्ण रूप से आया हूँ, तो सिर्फ 5-6 साल हुए होंगे। तो जिस डेडिकेशन से मैंने प्रयास किया, वो मन में एक ही भाव था कि गाय के विषय पे सब लोग तो उसके लिए हमने थार पारकर नस्ल पे काम करना शुरू किया। अब उसमें जो पिताजी का विजन था वर्ष 2000 का, वो हमारे कहाँ काम आया वो बताता हूँ। हम जब बछड़ी और अच्छी गाय लेने के लिए गए तो कहीं नहीं मिली। तो उस समय जब नंदी दिए थे उन्होंने, तो कुछ गौशालाओं में बाड़मेर, जैसलमेर की, जयपुर की, वहां नंदी अच्छे गए थे। उस 16-17 साल के पीरियड में वहां पे इतनी अच्छी गाय हो गई, बछड़िया हो गई, कि लोगों ने हमें कहा कि वहां जाके बछड़िया लो। साल भर भटकने के बाद में, किसानों के पास सब जगह जाने के बाद में, हमें उन गौशालाओं से अच्छी बछड़िया मिली। और आपको अमिताभ भाई कहूंगा मैं, 16-17 जो हम बछड़िया लाए थे, उसमें से 6 बछड़िया ऐसी थी जो हमारे यहाँ पर आने के बाद में, गौशाला की बछड़िया समय का 10 लीटर दूध दे रही थी, हर साल बच्चे देती थी। उन्होंने जो दूध के रिकॉर्ड आज बनाए, जो मैं 125 नंबर, 118 नंबर, 140 नंबर, 115 नंबर, 112 नंबर गाय कहता हूँ, ये सारी बछड़ियां आई थी हमारे यहाँ गौशाला की। आज भारत की जो टॉप 6 गाय है, उनमें वही बछड़िया है। कोई ऐसी नहीं कि किसान या किसी बड़े ब्रीडर के यहाँ से आई, एक साधारण गौशाला से जो गाय आई, वो इस स्तर की हो सकती है सिर्फ अच्छा नंदी रखने से। और किस डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं बिल्कुल जंगल एरिया के अंदर हूँ। एक यात्रा निकली थी, जहर मुक्त भारत यात्रा। जिस स्थिति में लाइव 3 दिन पहले भाई का फोन आया, तेजस भाई का, कि भी ये क्योंकि काफी समय से जो अभियान चल रहा है ये अपने कार्यक्रम वाला, उससे लोगों को जानकारी मिलती है। मैंने कहा जो भी समय आप तय करो, मैं जिस भी स्थिति में होऊंगा, उस स्थिति में मैं इस विषय पे बात करूंगा, जो मेरी भावना है वो मैं प्रकट करूंगा। तो अभी भी थोड़ी सी समस्या आपको लाइट की रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लाइट्स अवेलेबल थी, पर लाइट चली गई। तो गाड़ी की लाइट जी में आपसे बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। जी अमिताभ भाई आगे रशिया। जी जी। नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो आपका जो भाव है गौ माता के प्रति, वो तो उसमें तो कोई संदेह नहीं रहेगा। अगला प्रश्न करते हैं भरत जी। आप डेयरी और ब्रीड इम्प्रूवमेंट में और देसी नस्लों के संरक्षण में आपका जो अनुभव है, इसमें सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? क्या आप उसको साझा करेंगे कि कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं एक निवेदन करूंगा सबसे, भगवान की कृपा है फिर से लाइट शुरू होगी, तो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। मैं सबसे कहूंगा इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। मैं मेरे जितनी चीजें हैं, क्योंकि 31 तारीख को एक प्रण तो मन में लिया, कोई भी परिस्थिति हो। पहले क्या है कि अपनों को किसी को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोला करते थे, क्योंकि क्या होता है कि अपना साथी कोई आ गया, दोस्त आ गया, तो उसको राजी करना है कि हाँ यार तेरे लिए आया, या कई बातें होती है ना, आदमी सबको खुश करने के लिए करता है। पर इस 31 तारीख से एक प्रण तो लिया है, जो भी होगा सच बोलेंगे। और सच कहने के बाद में आधा बर्डन आपका खत्म हो जाता है, आधी चिंताएं खत्म हो जाती है, ये पक्का है। अब आपने जो सवाल पूछा है, कि आपका गोबर गोमूत्र आपके खेत के अंदर जाएगा, और आपका दूध दही आप काम लीजिए, और जो चारा उत्पादित होगा वो अपनी गाय को खिलाइए। और यही सही मॉडल है वैसे तो। और गाय बचेगी किसान के घर के अंदर। अब बात आती है नस्ल संवर्धन। अच्छी नस्ल संवर्धन का जो काम है, उससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। और जो मैंने महसूस किया है इतने समय के अंदर,
अच्छी गाय और अच्छा नंदी, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब बात करता हूँ थार पारकर नंदी की। जैसे प्रेम सिंह जी भाई साहब के साथ में हमने जब ये बात शुरू की थी, उस समय हम बछड़े 5,000 रुपए में गौशाला में दिया करते थे। गौशाला में 5,000 की रसीद देते थे कि ये बछड़े आप रखिए, क्योंकि इतने बछड़े हो जाते हैं। और वास्तविक स्थिति है, किसान करेगा क्या? आज ये स्थिति है कि बछड़े के लिए लोग पहले से डिमांड करते हैं, हमारी इच्छा होती है, उतना पैसा कहते हैं। आज सरकारी केंद्रों से भी 10-10 लाख रुपए के अंदर सेल हो रहे हैं, गायों के ऑक्शन हो रहे हैं। तो इतनी सारी वैल्यू बढ़ी है समय के अनुसार। फिर बात आती है कि क्या संवर्धन और ये सब चीजें वाइबल है या नहीं। तो इस पे मैं बताता हूँ आपको। मैं इस गो राष्ट्र यात्रा में जब घूमा, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, राजू जी पटेल, जिनके मैंने वीडियोस भी डाल रहा हूँ, नंबर भी शेयर करूंगा। उनके पास लगभग 100 गाय, वो 35 लाख रुपए की आय कर रहे हैं। एक भाई है सूरत के अंदर, उसके अंदर 80 गाय है, और वो कहता है कि मेरा पैकेज है 26 लाख रुपए का। तो वो सिर्फ गाय से कमाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इस गो राष्ट्र यात्रा से पहले मेरे मन में भी ये डर था, क्योंकि बहुत सारे फार्म हम देखते हैं हमारे आसपास बंद हो जाते हैं। वो बंद होते हैं हमारी अपनी गलती से। गाय कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकती है, बस काम करने की हिम्मत होनी चाहिए आदमी के अंदर। अब एक टीचर है राजू जी, अपना पूरे दिन स्कूल के अंदर काम करते हैं, शाम को वो गौशाला को संभालते, सुबह गौशाला को संभालते, वो 100 गाय में 35 लाख रुपए कमा रहा है ना आदमी। आप उस राजू जी के मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते क्या? जो राजू जी कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं ना। वो उनके पास भी लेबर है, उनकी भी व्यवस्था है, वो दूसरों से करवाते हैं, चारे की व्यवस्था बैठाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरणों के लिए मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया। डॉक्टर आदरणीय कथरिया जी, बाकी सभी लोग हमें जो मार्गदर्शन करते हैं, उनका एक सबका कहना है कि करने वालों से सीखो, जिसने करके दिखा दिया उससे सीखो। गाय के विषय पर जो कमाई की सीमा है ही नहीं। मैंने एक गाय पे 60-70 हजार कमाने वाला आदमी भी देखा, एक गाय से 5,000 कमाने वाला भी देखा, और गाय में नुकसान करने वाला भी देखा। तो अधिकतर लेबर की समस्या से हम नुकसान खाते हैं। हमारे पास चारा खुद का नहीं, हम 15-20 रुपए किलो चारा खरीदते हैं, उससे नुकसान होता है। या हम हमारा माल नहीं बेच पाते, उससे नुकसान होता है। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो गाय कभी नुकसान दे ही नहीं सकती। और अभी मैंने जो विषय पे सोचा है, इस साल के अंदर अंत तक मैं प्रयास करूंगा कि 50-100 ऐसे युवा तैयार करूं जो गाय पे नया काम शुरू किया है, और 20 से 50 हजार, ज्यादा इनकम नहीं, अगर 20 हजार भी उसने साल महीने के अंदर कमाना शुरू कर दिया ना गाय के विषय से, चाहे गोबर की धूप बत्ती बेच रहा है, अगरबत्ती बेच रहा है, दिया बेच रहा है, घी बेच रहा है, और कोई काम कर रहा है, तो वो मेरा जीवन सफल है। धन्यवाद। जी 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 भरत भाई, बहुत बहुत सही चीज आपने चूज की है, और बहुत ही सराहनीय कार्य रहेगा। कहीं ना कहीं हम लोग भी आपके साथ में हैं उसमें, तो गौ माता का आशीर्वाद भी हमारे साथ में रहेगा। भरत जी, हमने सुना है आपने अवारी नाम से एक संस्था बनाई है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये संस्था क्या है, क्यों है, और आप इससे क्या करना चाहते हैं, और ये समाज कल्याण और गौ माता के कल्याण के लिए इससे कैसे आगे जुड़ा जाए? कोई जुड़ना चाहे, पहले तो ये बताइए संस्था क्या है और क्या क्या करती है। इसका नाम है जीव जंतु कल्याण एवं कृषि शोध संस्थान, और इंग्लिश में अगर कोई नाम कहेगा, एनिमल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये शॉर्ट फॉर्म में आवरी कहा गया। साल 2006 के अंदर टेबल पे पिताजी बैठे बैठे लिखा करते थे। उनको काजरी बड़ा नाम पसंद था, क्योंकि काजरी हमारे जोधपुर में है, वो बहुत संस्था काम कर रही है। फिर इस तरह का उनका था कि एक ऐसी संस्था मैं बनाऊं जो गाय पे अच्छा काम करे। तो उन्होंने उसके लिए गो विज्ञान केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए खूब प्रयास किए। कथरिया जी और पिताजी की एक अच्छी जोड़ी थी, दोनों मतलब एक भाई की तरह रहे। तो उनका विचार था कि एक संस्था हो, उसमें गो विज्ञान केंद्र बने, एक प्लेटफॉर्म हो, लोगों को ट्रेनिंग मिले, लोग सीखे माल कैसे बेचना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें करें। तो इसके लिए उन्होंने अबरी की स्थापना की थी साल 2006 के अंदर। उनके स्वर्गवास के बाद में जितने भी हमारे सदस्य थे, सारे देश भर के जुड़े हुए, उन्होंने मिलकर मुझे अध्यक्ष बनाया। पर पहले 4-5 साल क्या होता है कि जब आपका सहारा ऊपर नहीं होता है ना, तो आदमी की पहली जिम्मेदारी होती है परिवार के प्रति। तो अबरी संस्था के अंतर्गत जो पहले काम हुए उसके बारे में बताता हूँ। बहुत सारे राष्ट्रीय आयोजन हुए, इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, थारपारकर नस्ल के संवर्धन पे काम हुए, चारा उत्पादन को लेके काम हुए, चारे की सीड को संरक्षण के लिए काम हुए। तो ऐसे बहुत सारे काम समय अनुसार आवरी के द्वारा होते रहे। अभी जो वर्तमान में जो हमने सबसे पहले तो पिछले वर्ष की बात करूं, वो राष्ट्र यात्रा को निकाला।
ऋषिकेश से रामेश्वरम तक। इस यात्रा की बात करूं तो मैं आदरणीय कथिरिया जी के साथ में हम गए थे लखनऊ एक कार्यक्रम में। तो रास्ते में सर से बातचीत हुई। मैं कहा सर जीवन में कुछ करने की इच्छा है, मैं एक ऐसी यात्रा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा करनी चाहिए। और जो प्रोत्साहन वो देते हैं ना, हिम्मत बढ़ती है। अब युवा को तो क्या होता है, धक्का ही देना होता है ना, ला चल मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब बड़े लोग को ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है, साथ खड़ा हूँ और क्या चाहिए हमें। तो मन में ये था कि एक यात्रा निकालनी है। तो इस अवधि के बैनर में हमने ऋषिकेश से रामेश्वरम की यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत में लगभग अकेले थे। ये था कि मेरे जो प्रेम रखने वाले साथी थे वो 2 5 10 लोग थे, हम साथ में हमने ऋषिकेश से इस यात्रा को शुरू किया। उस यात्रा से पहले 2 महीने तक मैंने सोचा कि यार यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन होता है वैसा नहीं करना है, मुझे एक ब्रांड की तरह काम करना है। हमें गाय को एक स्टेटस सिंबल बनाना है। गाय रखने वाले पे शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। आज एक बात कहूंगा, 2017-18 में जब मैं ये थारपा का केंद्र शुरू किया था हमने, तब कोई पूछता था क्या करते हो, तो मैं कहने से पहले झिझकता था कि हम गाय रखते हैं। मुझे खुद को भी झिझक होती थी, सोचिए कि दूसरे लोगों को कैसे झिझक होती होगी। तो मन से ये आज जुनून के साथ में कि गाय रखना एक गर्व का विषय है और गाय रखने वाले का सम्मान होना चाहिए। गाय एक स्टेटस सिंबल है, गाय एक ब्रांड है। हमारे प्रधानमंत्री भी गाय रखते हैं। हमारे यहाँ पे शादी ब्याह में गाय दी जाती थी तो एक सम्मान की बात होती थी। अब लोगों ने गाय लेना बंद कर दिया। जिसके घर में गाय होती है उसके घर में बेटी देना बंद कर दिया। तो ऐसी चीजें क्यों हुई कि गाय स्टेटस सिंबल की तरह हमने रखा ही नहीं। तो इसी विचार से आवरी ने काम किया। तो हमारी इस यात्रा का पूरा उद्देश्य यही था कि गाय स्टेटस सिंबल बने, युवाओं में गाय की बात हो। जैसा क्रेज गाय के लिए दूसरे जैसे डॉग्स के लिए या दूसरों के लिए होता है, उससे ज्यादा क्रेज गाय के लिए हो। गाय की बात होते ही, गाय के लिए तकलीफ होते ही पूरा देश उठ के खड़ा हो जाना चाहिए कि गाय के लिए चीज कैसे कर ली। तो इसीलिए अवरी ने वो यात्रा को हमने प्रायोजित किया था ऋषिकेश से रामेश्वरम की। इस यात्रा की हमने थीम लाइन दी थी। उसके लिए भी कथरिया साहब से खूब मैंने बातचीत की, बहुत सारे श्लोक सोचे, सारी चीजें सोची। आखिर में एक विचार आया, आस्था से अर्थव्यवस्था। एक छोटा सा शब्द है, आस्था से अर्थव्यवस्था। आस्था बहुत है, गाय हमारी माता है, फिर भी तकलीफ में है। हम भी यात्रा में सब जगह गए तो पत्रकारों ने पूछा कि आप बातें करते हो, बाहर रोड पे तो गाय माता कचरा खा रही है। अभी निकलते दिन में तो कई बार गाय परेशान दिखती है, एक्सीडेंट हुई दिख रही है। माता है ना, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, क्यों कट रही है, क्यों तकलीफ में। तो इसका एक ही समाधान है, अर्थव्यवस्था। जो कथरिया साहब ने एक बनाया ना नारा की ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोबर क्रांति। ये गोबर क्रांति आएगी और आना ही पड़ेगा। तो अवधि में हमने उस यात्रा का थीम लाइन ये दी, आस्था से अर्थव्यवस्था। और दूसरा, अर्थव्यवस्था मतलब गाय आधारित उद्योगों पे विकास हो, ट्रेनिंग हो, सारी चीजें हो। दूसरा हमने कहा था कि एक और पंच लाइन होनी चाहिए। पंच लाइन मतलब क्या होता है, तो उसके लिए बहुत सारे थोड़ा इंग्लिश के शब्द भी सोचे। फिर हमने यूथ विद गाओ, ऐसे कई शब्द हमने खूब डायरिया काली की। पूरी रात हमारी टीम बैठती थी, सब लोग चर्चा करते थे। मेरे जो जानकार थे उनसे बातचीत करता था। यार एक ऐसी लाइन चाहिए जो देखते ही, मतलब क्या होता है कि कोई भी देश में यात्रा होती है तो एक थीम लाइन तो होनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, जब लाइन आई ना, जब हमने सबने इतने लोगों ने विचार कर, कम से कम 15 दिन तक हम अटके रहे, कोई प्रिंट मटेरियल नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। तो लाइन थी सिंपल सी, भारत गाय के देश की यात्रा। बहुत साधारण लाइन है, गाय के देश की यात्रा। और हमें यही सबको बताना है कि ये भारत देश गाय का देश है। बस हम निकले इस गाय के देश की यात्रा पर। और इस लाइन ने इतना कमाल किया। आप अगर गो राष्ट्र यात्रा कोई भी गूगल पे करके लिखेगा, हमारे नरेंद्र भाई है स्वदेशी वीआईपी दिल्ली, उनका बहुत सहयोग रहा। आपको कोई भी बड़ा अखबार, द गार्डियन, द प्रिंट, ऐसे कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा जिसके अंदर गो राष्ट्र यात्रा की बात नहीं हुई। हमने क्या किया उस यात्रा में, योगा विद गो माता, गाय के साथ योगा किया। वो बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बनी। उसके बाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस विद काउ, गो माता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे इनोवेटिव चीजें हम रास्ते में करते गए, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और सबसे बड़ी बात तो इस यात्रा ने मुझे बदला। इस यात्रा ने मुझे बिल्कुल बदल लिया। मेरे मन में भी कई शक थे कि यार ये नस्ल यही सफल हो सकती है, ये चीज यही हो सकती है, गाय में इतनी कमाई हो सकती है, गाय में ये चीज हो सकती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 2000 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं, 1500-2000 गाय रख रहे हैं। ऐसे लोग भी देखे जो 2 गाय रखते थे। उन साधारण किसान के यहाँ भी गया, सबके चेहरे पे खुशी थी, आनंद था। और जो मैंने महसूस किया ना इस पूरी यात्रा में, कि वास्तव में भारत देश गाय का देश है और इस देश के दिल से गाय को कोई निकाल नहीं सकता है। जी,
भरत जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गौर, एक्चुअली मैं आपसे बात करने वाला था गौ राष्ट्र यात्रा के बारे में, लेकिन आपने ऑलरेडी बता दिया। बहुत ही मेरा भी आपसे अनुमोदन था कि आप हैदराबाद से निकलिए, लेकिन आपका हाँ रास्ता सर, वापस थोड़ा। आने में इच्छा थी। बस इस जी यात्रा के एक दो इंसिडेंट बताऊंगा, बड़ी बात करूंगा तो भले 2 दिन में बात करता रहूंगा कि वो यात्रा दिल में बस गई है। उसके लिए किताब भी जल्दी आ रही है, उसका जी। नाम भी हमने रखा है गो गाथा। तो बहुत और बहुत 100 कर्म योगी की कहानियां, 100 अच्छे कर्म योगी है उनकी कहानियां, जी उस किताब का हमने नाम रखा है। उसका बुक रिलीज, पोस्टर भी जल्दी लॉन्च करेंगे, कोशिश करूंगा महीने 2 महीने में रिलीज हो जाए बुक। जी। तो उस किताब के अंदर नहीं, उस पूरी यात्रा के दौरान मैं कुछ लोगों से मिला, उन्होंने मेरा दिल छू लिया। अच्छा। एक कलबुर्गी करके जगह है, ये है आपके, नहीं कलबुर्गी कर्नाटक। नहीं, नहीं नहीं कलबुर्गी कर्नाटक। नहीं, जी कलबुर्गी नहीं, ये गुलबर्गा के पास में एक छोटा सा टाउन है। वहां पे शिव मूर्ति जी है, शायद वो सुन रहे भी होंगे, अभी वो रेगुलर फॉलो करते हैं। वैसे उनके यहाँ पे गया मैं उस गांव के अंदर, तो उनके जो वहाँ गांव के जो थे सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्ति, उनका नाम मैं भूल गया, जिन्होंने हमें वहां बुलाया था। उन्होंने क्या अद्भुत स्वागत किया। वो गोवा के पास में एक गाँव है, और उस छोटे से गांव में जो स्वागत हुआ ना, वो मेरे लिए अविस्मरणीय था। चलो स्वागत तो अलग विषय है, क्योंकि तो सबको अच्छा लगता है, प्रेम मिलता है, लोग अच्छा कहते हैं तो हर आदमी खुश होता है। फिर मुझे एक वो छोटे से गांव की पगडंडियों से चलाते हुए एक घर पे ले गए। वैसा उसका उनका घर पूरा 2-3 लाख रुपए में बना हुआ होगा, पूरा घर। हमारे यहाँ एक कमरा नहीं बनता, घर का फर्नीचर नहीं आता, उसमें कलर नहीं होता घर जी का। जी जी उसमें आधे घर में तो गाय रह रही। अब वो शिव मूर्ति जी मेरे सामने है, उस भाई का एक हाथ नहीं, पर चेहरे का तेज और खुशी मैंने देखी ना, मैंने कहा यार भाई ये कैसे तेज। और उनकी धर्म पत्नी ने जो भोजन कराया हमको उस दिन, वो भोजन का रस, मतलब वो पूरी यात्रा में सबसे स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए वो था। बारिश जो बरसती है उधर की तरफ, उसके छींटे घर में अंदर आ रहे, और जो खुशी उस आदमी की थी। उन्होंने मुझे जो बताया कि उनका 7-8 लाख का कर्ज सिर्फ गाय से पूरा हुआ, जिस परिस्थिति से वो विदेश में नौकरी करते थे, यहाँ आए, फिर हाथ कट गया। उसके बाद में वो सुबह गाय चराने 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे तक गाय चरा के आते हैं। उनका एक सब था कि सात जी आठ साल में जो कर्जा था उनका 6-7 लाख रुपए, वो सिर्फ गाय के कारण खत्म हुआ। मैं कहता हूँ जीवन में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, पर परिवार की खुशी और जो खुशी चेहरे पे होती है और जो स्वस्थ शरीर की बात होती है ना, वो चीज गाय के बिना आ ही नहीं सकती। फिर हम सूरत जी के अंदर एक कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम में गया था। 16 साल की बिटिया मेरे सामने आई। उस बिटिया ने अच्छा। मुझे, हाँ बिटिया ने मेरे पास आई, वो बड़े कहीं से आशावाद आई कि भाई साहब आप गाय का काम करते हो, आपने 1-2 वीडियो बनाए कि पुराने घी से हमारा कैंसर ठीक होता है। मेरी छोटी बहन को जो 12 साल की है, उसको कैंसर हो गया है, और मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ, आप कुछ इलाज बताइए। आप सोचिए उस बच्ची का क्या भाव होगा। आप जब बीमार होते हैं ना, थोड़ी सी कोई तकलीफ होती है ना, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है कि आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आपकी जीवन शैली सही नहीं है। जीवन शैली कैसे बदलेगी? खान पान से बदलेगी। खान पान कैसे सही होगा? गाय से सही होगा। उस बिटिया का जो भाव था, मैंने देखा ना कि अगर आज हम गाय से नहीं जुड़े उस यात्रा में, मैं यही मैसेज दिया सबको, तो एक दिन हमारे घर पे कोई बीमार होगा, उस दिन हम गाय गाय करते गाय माता के चरणों में जाएंगे। जाना हमें पड़ेगा, चाहे हम चाहे या ना ना चाहे। अच्छा। मैं तो सब जी जगह कहता हूँ, मैं तो सभी जगह कहता हूँ कि आप हम हमारे चाहने और नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाय के पास जाना पड़ेगा। हम पंजाब में गए। पंजाब में हमारे सुरेंद्र सियाग जी, वो 1960 और 70 के अंदर जब यूरिया डीएपी और एचएफ जर्सी गाय आई, उस समय उनको लोग कहते थे कि ये गाय रख लो, 40 लीटर दूध देती है। उन्होंने कहा ये पूतना है, मुझे नहीं चाहिए। आज भी उनके घर पे देशी गाय 150-200 गाय है, आधे गांव के मालिक है वो, इतनी संपत्ति, इतनी जमीन, आज तक यूरिया डीएपी नहीं डाला। आज भी वो ऑर्गेनिक कॉटन की पूरी फार्मिंग करते हैं। और कितना खुश मिजाज वो व्यक्ति थे, और क्या उन्होंने काम किया, उनके कारण विदेश से लोग वहाँ साहिवाल और राठी गाय देखने के लिए उनके गांव में आते हैं, और वो अच्छा। प्रेरणा बन गए पूरे क्षेत्र के लिए। जी ऐसे जी बहुत सारे खजाने छुपे हुए। हमारे नवरूप जी, जी उन्होंने सस्टेनेबल लिविंग नाम से उनका यूट्यूब चैनल चलता है, और वो विदेश में नौकरी करते थे, 14-15 साल से वो यहाँ आ गए। वो मल्टी क्रॉप, सारे क्रॉप भी खुद करते हैं, पूरी रात खेती में लगे रहते हैं, दूध का उत्पादन अपना करते हैं, सारी चीजें वो खुद करते हैं। उसके जी बाद में उन्होंने जो चीज खड़ी की है, वो अभूतपूर्व है। जी उन्होंने मिट्टी के घर बनाए, लोग इको टूरिज्म में बुकिंग कराने वहां दौड़ते हैं उनके पास में, और इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया। तो वो एक जी प्रेरणा है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, जैसे राजू जी का मैंने आपको किस्सा बताया, हमारे हिम्मत नगर के सूरत वाले भाई का बताया, ऐसे जी महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान मिले।
हमारे अमित किशन जी हैबो जेनेटिक्स जो काम कर रहे हैं, उनके पास जी 1000 एकड़ की फार्मिंग है। आज 1500 गाय उनके पास में। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट और नई तकनीक को जिस तरह से उन्होंने उपयोग किया है, आज उनके यहाँ जी की गाय कोई भी ऐसी नहीं होगी 10 लीटर से कम दूध देती है। जी 20 लीटर दूध की गाय किसान के घर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो इतना बड़ा लेवल पे अगर वो काम करे तो 2 पैसे की कमाई होती, तब आदमी करता है ना। वैसे जी वैसे अनुसुईया गोधाम है हमारे यहाँ माणावदर में, जी। वो फ्री में नंदी बांटते हैं। जो नंदी बहुत। आज 20-20, 25-25 लाख में भी दे के आपको गुजरात में नहीं मिलते, वैसे नंदी वो किसानों में फ्री में देते हैं। उन्होंने अरे जो वाह। संवर्धन और जो गाय इकट्ठी की है, जो काम उन्होंने किया, तो एक लोगों के लिए प्रेरणा है। ऐसे ही बड़े जी बड़े ब्रीडर्स हमारे यहाँ पर, दिलीप भाई तांती है, भरत भाई है हमारे राजकोट में यहाँ पे, जी देवा भाई है, हमारे एक मनोज भाई है। उन्होंने तो पुराने घी पे, आज तक उन्होंने दूध कुछ बेचा ही नहीं, सबका घी बनाया, पुराना घी स्टोर करके रखा है। उनके जी पिताजी को कैंसर हुआ, वैसा भी सुनना आप। जी उन्होंने उनके ऊपर वो घी कहा कि 1 चम्मच पिताजी लीजिए, 1-1.5 महीने में उनका वो पूरा कैंसर खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं उनके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनके सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा हूँ कि पुराने जी घी में क्या जादू है। हम जी मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री में इतने घुस गए कि हम भूल ही गए हमारे आयुर्वेद में क्या क्षमता है। अब जी छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हालांकि मैं एक दिन ट्रेन के अंदर यात्रा में रहते ज्यादातर, तो चढ़ते चढ़ते ये हुआ कि बहुत हेडेक हो रहा था। मैं क्या टैबलेट की दुकान मिली, क्योंकि वो सर इतना दुखता है उस समय जब वो बारिश और सीजन से आप ठंडी हवा से जी निकलते हैं। जी जी अब बैठ के ट्रेन में, वो सिर ऐसा दुख रहा था कि अब नींद आएगी नहीं रात भर। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात बताता हूँ, मैंने सिर्फ गूगल पे किया एक्यूप्रेशर पॉइंट सिर दर्द के लिए कौन सा है, मुझे 5-10 मिनट के अंदर अंदर तो नींद आ गई, और सुबह तक सिर का दर्द दिया, और हम एक बड़ी टैबलेट लेके, हाँ हमारा सिर दर्द गोली ने ठीक कर दी। जी सारे जी इलाज हमारे पास में। जी जी। तो भरत जी, गौ राष्ट्र यात्रा काफी सफल रही, इसके चर्चे भी खूब हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और आपने जो कनेक्ट किया अभी। जी, तो आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपने गौ माता स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई थी बच्चों हम्म से। हम्म तो ये प्रतियोगिता जो आपने करवाई थी, इसका आपको क्या लगा, क्या संदेश गया है बच्चों के बीच? और आपको उस प्रतियोगिता में ऐसे 2-4 स्लोगन जो है, वो कौन से स्लोगन उभर के आए, जो आपको लगता है कि ये अत्यंत आवश्यक है और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए? वैसे ये प्रतियोगिता 1 महीना पहले प्रकृति, जो हमारे पराग भाई है, उनके साथ में हमने की थी। कि भाई पराग भाई की भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि एक युवाओं का जुड़ना उसमें बहुत जरूरी है। इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, पूरे देश भर से लोगों का बहुत सारे मैसेज आए। आप अगर मैसेज की लिस्ट अगर देखेंगे फोन में, तो ये पराग भाई ने भेजे मुझे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज हमें मिले उस समय। अ, जो स्लोगन की बात करूं, तो रेगुलर स्लोगन के लिए अभी अच्छे स्लोगन मिले। अभी क्या है कि इस फोन में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको कुछ स्लोगन जल्दी में मेरे पोस्ट करूंगा। एक जो विनर के लिए हमें सोचने के लिए 15-20 दिन लग गए, 3-4 तो इतने कॉम्पिटिटिव थे। एक शायद ऐसे था कि न तो गाय रखनी है घर में, न गाय का दूध पीना है, और फिर भी कहना है जय गौ माता। इस तरह से मैंने छोटा सा बनाया था उसमें, भाई गाय का दूध पीना नहीं है और गाय घर में रखनी नहीं है, फिर भी बोलेंगे जय गौ माता। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों की भावनाएं बाहर आई, वो उस स्तर तक आई कि गो हत्या के बारे में भी लोगों ने लिखा। लोगों ने जो प्राकृतिक खेती और उसके बारे में जो अच्छापन है, उसके लिए भी लिखा, पीड़ा भी बताई, एक्सीडेंट होती गाय के बारे में भी लिखा। पर हमने लगभग कोशिश करेंगे, कल उसकी घोषणा हो जाएगी, कल शाम तक जो विनर है। पर बहुत अच्छा, और सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स है 5 साल से 15 साल के बच्चों का। तो मन में एक पीड़ा होती थी कि युवा नहीं जुड़ पा रहे, युवा नहीं जुड़ पा रहे। ये स्लोगन प्रतियोगिता इसलिए की थी कि युवा जुड़े, और बाकी हम जो कार्यक्रम करते हैं रेगुलर, उनके लिए अच्छे स्लोगन तो मिले। ये तो गाय के स्लोगन के लिए सोचना पड़ता है कि यार 2-4 बस, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल।
इकट्ठा होते हैं लोग तो गीत होने चाहिए, स्लोगन होने चाहिए, तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जी सर। जी हम्म, भरत जी, ये बहुत, क्षमा कीजिए, हम्म। हम भी कल शाम तक का इंतजार करेंगे, आप जो हाँ, कल इसका। इसी पेज पे लॉन्च हो जाएगा उनका नाम, जी जो जी विनर है उनका कल कर देंगे। हाँ जी। जी। अभी चलते हैं भरत जी, अंतिम पड़ाव पे हैं, आपको भी आगे बढ़ना है नहीं, तो। रमेश भाई रुपारेलिया की जयमुख भारत यात्रा चल रही है, तो हाँ यही जी केशोद के आगे पूरा वो बेल्ट है, मांगरोल समुद्र तट आ जाता है, शेरों का एरिया आ जाता है, पर आनंद आता हाँ, है गाय के बीच में जी जी। किसानों में। भाई साहब, मैं देखता हूँ ना गुजरात में। एक बार कोशिश कीजिएगा, गिर गिर जंगल में जाके हाँ, मैं। लाइव जो जो गिर जंगल में प्रजाति रहती है, हम्म, जो अपने गाय को कैसे बचाती है, बीच में गाय रखती है, चारों तरफ भैंस को रखती है, हम्म, वो जो सेटअप रहता है, अगर हम्म, आपको मौका मिलता है तो सासन गिर में जाके बिल्कुल। देखिएगा, बहुत ही सुंदर रहता है वो। नेस, उसको उसको नेस कहते हैं। और भाई हम्म साहब, देखता हूँ ना मैं, लोगों को पता तो है, किसान को पता है कि मैं जहर डाल रहा हूँ। और कई किसान जो पीड़ित होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरा अनाज खाने से कैंसर नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लूंगा, कैंसर होगा इसकी गारंटी लूंगा। तो ये लोगों को पता है सबको कि भाई हाँ, बीमारी है, जहर है, मैं डाल रहा हूँ। धीरे धीरे बदलाव तो आएगा वैसा, और आना ही होगा। हम्म। जी भरत जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आपको मालूम है, गौटेक 2026 मार्च, इस वर्ष मार्च 20 से 23 तारीख तक पुणे में होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हम गौ माता को इसमें, पूरे भारत को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, और क्या क्या आपको इसमें लगता है कि हमको करना चाहिए इसके विषय में? आपने, क्योंकि आप 2023 में जब गौटेक राजकोट में किया था तब भी आप वहां पे थे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमें अलग तरीके से करना चाहिए, या किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इस विषय में थोड़ा आप अगर बताएंगे तो। इस सब में तो हमारे तो मार्गदर्शक डॉक्टर कथेरिया जी, अमिताभ भाई, आप है, आप सभी वरिष्ठ है। तो हमने तो जो आदेश करते हैं, हम तो एक आदमी है जो भागदौड़ करने वाले, काम करने वाले लोग हैं। पर जो आस्था से अर्थव्यवस्था वाला स्लोगन है ना, जो वल्लभ भाई कथेरिया जी का है कि ब्राउन रिवॉल्यूशन आना चाहिए, तो उस रिवॉल्यूशन का लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ऐसे एक्सपो, गौटेक जैसे एक्सपो। और अभी बड़ी खुशी की बात है कि एक शुरुआत कथरिया साहब की उस प्रेरणा से होने का, बहुत देश भर में बदलाव आ रहा है, लोग खूब सारे से एक्सपो कर रहे हैं। अभी भी एक जनवरी में 26-27 को नर्मदा किनारे एक कार्यक्रम है इसी तरह का। अभी जैसे इस यात्रा के दौरान भी हमने एक एक्सपो यहाँ पे आगे कुक्कुसवाड़ा में 5 तारीख को रखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। अब इसके अंदर ऐसे सारे तरह के लोग आए जो अलग अलग विषय पे काम, चाहे मशीनरी हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे नर्सरी वाले हो, चाहे रूफटॉप फार्मिंग वाले हो, गोबर के उत्पाद है, गोमूत्र उत्पाद वाले, तो उसकी श्रेणी बने, वो सारे लोग आए, क्योंकि देश भर से, सारी जगह से लोग आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले अलग अलग विषय के लिए। फिर इनोवेशन करने वालों का अलग प्लेटफॉर्म बने। उसके अलावा हम लोग विशेष रूप से कर सकते हैं कि जो लोग गाय पे काम करना चाहते हैं, वो फंडिंग के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया में गोबर गोबर पे, तो उसके लिए बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है जो इस पे काम करते हैं, तो उनको हम वहाँ आमंत्रित करें, और वो उनके आगे वो बच्चे पिच करें अपने प्रोजेक्ट को कि मैं गोबर पे ये करना चाहता हूँ, मैं गोमूत्र पे ये करना चाहता हूँ। तो उनको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाए, इक्विटी शेयरिंग पे मिल जाए, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो उनके प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाए, तो ऐसी चीजें होगी तो उनका एक सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उसके लिए प्रचार और मीडिया माध्यम से पूरा सबको प्रसार प्रसार ज्यादा ज्यादा हो। और बस बाकी तो सब आप गाइड करेंगे, वैसे हम सब तैयार बैठे हैं। पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, क्योंकि पूना एक बहुत बड़ा हब है, महाराष्ट्र के अंदर पूरे के अंदर एक यात्रा निकलनी चाहिए, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कलश यात्रा टाइप में, चाहे एक गाड़ी के ऊपर हो जाए, तो सबको एक पीले चावल दे के सबको आमंत्रित करेंगे, भाई आपको पधारना है, आपको पधारना है। ये बहुत ही सुंदर चीज आपने बताई कि जी। पीले चावल देके आमंत्रित करना। अ, गौ यात्रा पुणे में हम निकालें। और एक बात और, हम सब बहुत, हालांकि सब देखो ब्रांड और चीजें अच्छी करनी होती है, पर मिनिमम एक्सपेंसेस में उसको गांव की थीम पे ऐसा करे कि जो है उसको आनंद आए। अभी मैं एक एक्सपो में गया था, सृष्टि करके एक्सपो होता है अहमदाबाद के अंदर, आदरणीय कथेरिया साहब उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी प्रेरणा से भी शुरू हुआ है वो।
बड़ा अच्छा एक्सपो होता है भाई साहब, कोई इतने बड़े डॉम नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल। लोगों का जुड़ाव देखो आप, वो पुराने मतलब गांव के खाने की थीम पे है। वो सब जैसे छत्तीसगढ़ का ग्रामीण भोजन, डांग का ग्रामीण भोजन, महाराष्ट्र का ग्रामीण भोजन, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम हमारे वहां पे देश के 10-20 राज्यों के ग्रामीण भोजन, और वो भी लकड़ी के चूल्हे वाला। जैसे राजस्थान का बाजरा बना रहा है, ऊंधियू बना रहा है यहाँ का लकड़ी के चूल्हे के ऊपर, गोबर के ऊपर। तो वो टेस्ट करने के लिए लोग जरूर जरूर आएंगे। उनको एक नया एक्टिविटी मिलेगी। चिल्ड्रन एक्टिविटी के लिए अलग प्लेटफॉर्म हो, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। जी जी, ये बहुत ही सही बात आपने बताई भरत जी। हम्म। इसका हम गौटेक के अंदर कैसे ही उपयोग कर सकते हैं, ये जो मेरे ख्याल आदमी आए से। ना अमिताभ भाई, जो आदमी जी आए, जो व्यक्ति आए, वो कुछ सीख के जाए, और आने वाला इतने चेहरे पे स्माइल लेके जाए कि वो आपको जी हमको याद करे कि यार मैं एक बहुत सही जगह, एक ऐसी जगह आया जहाँ मेरा आने जी जाने का खर्चा भी वसूल हुआ और मेरा जी, आनंद भी मिला मुझे। बहुत बहुत सही आपने बताया। हम्म। अभी आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहते हैं, भारत की आधारित टेक्नोलॉजी दुनिया को क्या दे सकती है, और इसमें महिलाओं का क्या रोल हो सकता है? वैसा, इस दुनिया को हम किसी को नहीं, हम हमारे परिवार में, ये यात्रा में भी हम कहते हैं, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। हम हमारे घर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, हम घर को पहले शुद्ध खिलाए। हर व्यक्ति अपने घर को शुद्ध खिलाएगा तो सारी चीजें हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं जापान अभी एक हम फेडरेशन बना रहे हैं राउबरी के अंतर्गत ही, इंडो जापान डेयरी एग्री फार्मर्स एसोसिएशन टाइप में। तो वो अभी 5-10 दिन में घोषित हो जाएगी। उसमें पहले फेज में 10 लोग जापान जाएंगे। वो जापान वाले मेरे पास में पिछले 3 साल से आ रहे हैं, 5-10 करोड़ रुपए वो डाल चुके हैं अपनी जगह पे। बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, बड़े इनोवेटिव व्यक्ति है। अब वो अगर इतनी चीजें कर रहे हैं तो उनको पता है गाय में कुछ है। मैं एक दिन, मेरे एक मित्र है जो जुड़े हुए, मैं कहा जापानी मेरे पास में हमेशा यहाँ से आते हैं यार, ये चाहते क्या है? तो उन्होंने कहा ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग हैं, इनके मन में कुछ ना कुछ लंबी सोच होगी, तभी ये लोग समय खराब करते, नहीं तो ये आते नहीं है। राजस्थान की देशी गाय, उसके लिए एक जापान का आदमी और पूरी टीम, अभी भी जापान के 3 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आए हुए बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ उनकी सीखने की इच्छा रहती है। अब गाय के प्रोडक्ट और बाकी चीजों पे अच्छी मार्केटिंग हो, घी पूरे विश्व में पहुंचे, अच्छे उत्पाद पूरे विश्व में पहुंचे। मैं धूप बत्ती एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रोडक्ट है। अभी कुछ समय पूर्व हमारे एक मित्र दीपक गोयल जी, उन्होंने इंसेंस मीडिया करके एक कंपनी बनाई हुई है जो एक्सपो करवाती है। भाई साहब, वो एक्सपो अगरबत्ती का होता है। उसके अंदर एक एक स्टॉल, जितना हम घर बनाने में खर्चा करते हैं उतना वो स्टॉल बनाने में खर्चा करते हैं। 50-50 लाख रुपए की स्टॉल वहां लगती है। स्टॉल सजाते नहीं है लोग, वो जैसे अपने 50-50 लाख रुपए स्टॉल पे खर्च करते हैं। क्या है? सिर्फ अगरबत्ती। मैं कहता हूँ कि सिर्फ धूप बत्ती ही घर घर पहुंच जाए। आज 40-50 करोड़ घर है, हर घर में एक धूप बत्ती रोज की जले, तो 50 करोड़ का रोज का बिजनेस हो गया। जी ये बहुत बड़ा मार्केट है। हम तो ज्यादा चीजों में जो सोचने में रहते हैं, हम खुद ही अपने से प्रेरणा ले। अब ये पेंट है, बाकी चीजें हैं, तो बहुत सारे मौके हैं हमारे पास में। जी सर। जी जी, अंत में भरत जी आपसे महिला, एक 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 वुमन वुमन वाला आपने विषय और कहा था मुझे। जी तो महिलाओं के जुड़ाव के लिए जो प्रोजेक्ट भारतवर्ष में अभी जिस पे काम कर रहा हूँ विशेष रूप से, उसमें लगभग 30% तक हम कोशिश करके महिला उद्यमी रहे। और क्योंकि गांव में गाय आज भी महिलाएं संभालती है, और गोपालन महिलाओं से जुड़ा हुआ है। सुबह बिलोना करना, सारी चीजें महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो उनको एक तो समझ ये दे कि गाय के साथ रहने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहले महिलाएं बिलोना करती थी, आजकल जिम जाती है, तो वो भी जानकारी ज्यादा पहुंचे। और क्योंकि महिलाओं की भावनाएं तो बहुत है, और गौ माता भी भावना है, तो इन दोनों का जुड़ाव अच्छे से हो सकता है। और बहुत सारी बहनें काम कर रही है इस विषय को लेकर, उनका सबका साधुवाद है। और दूसरा, गाय पे काम करने वाले को सम्मानित जगह जगह पे हम करें। उनको ये महसूस कराए दूसरों को, या तू गाय पे काम नहीं कर रहा है इसलिए तेरा सम्मान नहीं हो रहा है, गाय वालों का सम्मान हो रहा है। तो इसलिए हर आयोजन में, अपने इस आयोजन में भी जो अच्छे देश के गोपालन करने वाले उन लोगों को जी सम्मानित करें। और एक डोम अलग बनाए जो गौ माता के प्रोडक्ट से 100 करोड़ रुपए सालाना आय कर रहे हैं। ऐसे देश भर में जितने भी लोग हैं, 10, 5, 15, 100, 50, जो भी क्राइटेरिया बना दे, उनका एक डोम अलग ही बनाए। ये गाय के काम करने वाले एक विशेष लोग, तो उनसे प्रेरणा लेके यार ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जी।
जी। अंत में भरत जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आम नागरिक और युवा, इनके लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या रहेगा, जिससे वो गौ आधारित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकें और कहीं न कहीं भले छोटा-सा छोटा अपना योगदान उसमें दे सकें? आपका क्या संदेश रहेगा? मैं साहब, गाय के बिना जीवन है नहीं। गाय से आपको हमको सबको जुड़ना होगा। गाय स्टेटस सिंबल बने, गाय ब्रांड बने, युवा लोग गाय से जुड़े, वो जुड़ना ही होगा। आज प्राकृतिक खेती है, स्वास्थ्य है। मैं कई लड़कों को देखता हूँ जो ब्रांडिंग पे, डिटेलिंग पे काम करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक धूप बत्ती की सुरभिका करके कंपनी है गोंडल की, वो युवा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कमाई के। तो मैंने कहा ना आपको पिचिंग वाला कि भी हम इन्वेस्टर को बुलाए और जो अच्छा प्रोडक्ट बने, तो वैसी चीजों से भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो जीसीसीआई के अंडर में बहुत सारे पैनल काम कर रहे हैं, कामधेनु विश्वविद्यालय काम कर रहा है, जो आप अपने गांधीनगर वाला नया को विद्यापीठम बनाया वो काम कर रहा है। तो वहां पे ट्रेनिंग ले, वो जो प्रोडक्ट अगर बेच पाते तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमारे से संपर्क करें। तो हम कोशिश करेंगे उनको मार्केट मिले। तो माल बेचना बहुत जरूरी है, उसके लिए सारी चीजें हम सब तैयार बैठे हैं। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक टोटल मार्केट का 0.5% ही कवर हुआ है। आप कितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, अपने आप जज करो कि आपके घर में धूप बत्ती है या नहीं। मेरे हिसाब से देखने वालों के 95% के घर पे देसी गाय की धूप बत्ती नहीं होगी। 95% से ज्यादा भी होंगे। तो ये चीजें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके हमारे सभी के लिए। और बहुत अच्छा उद्योग हो सकता है। और स्केलेबल मॉडल है, ये कहता है ना कि ये स्केलेबल मॉडल है या नहीं, तो स्केलेबल मॉडल है, तो इससे जरूर जरूर जुड़े जी। जी, जी। भरत जी, आप बीच में चर्चा कर रहे थे ब्राउन रिवॉल्यूशन की, तो मैं हम्म, जस्ट उसको ऐड कर देता हूँ कि भारत के अंदर हमने हरित क्रांति देखा है, श्वेत क्रांति देखा है। अब समय आ गया है हमारे लिए, जिसे हम ब्राउन क्रांति या गोबर बेस्ड क्रांति जिसे कहेंगे। तो डॉक्टर कथिरिया ने ये विषय आगे बढ़ाया है। इसका मूल उद्देश्य ये रहेगा कि गौ माता के गोबर और गौमूत्र से हम जीवन सार्थक कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आगे बढ़े और ये रिवॉल्यूशन खड़ा करें। शास्त्र भी कहीं ना कहीं हमसे बोलता है, गौमय वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब है अर्थ, कॉमर्स। और गौमूत्र वसते धन्वंतरी। धन्वंतरी का मतलब है आयुर्वेद या फिर हेल्थ। तो शास्त्र भी हमें गौमय और गौमूत्र की महिमा करने को बोलता है। दूध के ऊपर ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये श्लोक जो है वो इसको समर्पित है, गौ माता को समर्पित है। तो ये ब्राउन रिवॉल्यूशन जिसकी हम जो चर्चा करते हैं, आपने अच्छी तरह से उसमें बताया। इसको हम आगे ले जाएंगे। गौटेक 2026 पुणे में जो हो रहा है, ये पूरा उसका थीम बेस्ड रहेगा फॉर ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो भाई इस चीज साहब, के लिए रिवॉल्यूशन तभी आते हैं जब जुनून से काम करते हैं। आपको, हमको, सबको एक जुनून के साथ काम करना होगा और लोगों को बताना होगा कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, हम्म। आपने सही कहा। भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बिजी होते हुए भी आपने समय नहीं निकाला। नहीं, बिजी नहीं सर, ये यात्रा में है। बाकी तो आप जब भी याद करें हम तैयार हैं। जी, जी। अच्छा नहीं, सर। नहीं, वही यात्रा में से क्षमा चाहता हूँ। जी जी। अ, इसके लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे भेंट होती है मेरे ख्याल से, जनवरी 15 के आसपास। फिर बिल्कुल। इससे आगे बात करेंगे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय गौ माता। जय सबका गौ बहुत बहुत आभार। गाय से जी, जुड़े, गाय के बिना जीवन है नहीं, और जी, गाय है तो सब कुछ है। धन्यवाद। जय गौ माता। जी। प्रणाम। आप सभी लोगों को जो भी जुड़े हैं, सभी लोगों को गोकुलम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। प्रणाम।